तो मैंने पहले बोला कि क्वेश्चंस आज होंगे लेकिन बहुत सारे नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज थोड़ा डेरिवेशन वाला कंसेप्ट ज्यादा है। तो क्यू वी क्रॉस बी, अगर ये तो फोर्स हो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रही हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही हो तो क्या लगेगा, क्यू इंटू ई। अगर दोनों लग रही हो तो सर क्यू इंटू ई भी लगेगा प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी भी लगेगा। याद रखना है। लेकिन ये सम तो है, लेकिन ये सम कैसा सम है, वेक्टर सम। पहले तो क्या देखेंगे, इनकी डायरेक्शन देखेंगे, फिर इनका मैग्नेट्यूड। क्लियर है सबको? यस सर। तो इसको लोरेंट फोर्स बोलेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ रही है और मैग्नेटिक फोर्स भी ठीक है। अब तक समझ में आ रहा है भाई? क्यू ई, अब क्यू चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो नॉर्मल था जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो मूविंग चार्ज के ऊपर होती है, लेकिन ये कंडक्टर के ऊपर बात नहीं करते। हम यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, मूविंग चार्ज। ठीक है, सुनो, मूविंग चार्ज। अब कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। अब क्या है सर, एक कंडक्टर को, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसके अंदर रख रहे हैं बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब तुम्हें पता है करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर क्या लगाएगा, एक, सोचो एक कंडक्टर को करंट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पे क्या लगाएगा बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन होगा। क्यों? करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसके पास करंट है, तो उसके अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे तो फोर्स तो उसके ऊपर लगेगी। और वही फोर्स निकालनी है। कौन सी फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन अ कंडक्टर जिसके पास करंट है और उसको कहाँ रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको क्या निकाल रहे हैं? यस सर। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड रखा, अब इसके अंदर कंडक्टर रख दिया, दिख रहा होगा सबको ये सिलेंड्रिकल टाइप। यस सर। इसकी लेंथ कितनी है, एल। एल। अब ये क्या है सर, थीटा। अभी मैं बताऊंगा, कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा है, उसका जो डीएल वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड, डीएल वेक्टर, डीएल मतलब वो जो एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वैसे तो आइडियल बोलते हैं हम करंट एलिमेंट को। याद है ना, मैंने आई और डीएल इकट्ठा बोला था करंट एलिमेंट के लिए। यस सर। यस सर। तो आइडियल और बी, इन दोनों के बीच में। और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी करंट एलिमेंट की, बताओ, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, भूल गए? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर भाई, परपेंडिकुलर कहां से आ गया, करंट एलिमेंट था। करंट एलिमेंट लेते क्यों थे ये भी बताया था मैंने, जब मैंने एम्पियर सर्किटल सॉरी बायोट सर्किट लॉ बताया था, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तब मैंने बताया था एक तो करंट एलिमेंट लेंगे क्यों, क्यों लेंगे करंट एलिमेंट, रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं समझ में आने वाला। सोचो सोचो सोचो, करंट एलिमेंट क्यों लिया था हमने, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, नोट करते हो कहीं पर चीजें जो मैं बताता हूँ, यस सर। यस सर। तो ये चीज भी नोट करी होगी, देखो अपने नोट्स में अगर लिखा हुआ हो तो। जो चीज मैं हिंदी में बोलता हूँ उसको हिंदी में बोल दिया करो। ओके, बताओ भाई, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती थी जो करंट की डायरेक्शन है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमें एक वेक्टर चाहिए था, तो हमने एक वेक्टर डिफाइन किया, उसका नाम क्या पढ़ दिया, करंट एलिमेंट। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की। हर बार बताता हूँ, हर बार। तो देखो, अब करंट वाले वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना दे रखा है, थीटा। थीटा। तो देखो ये डीएल वेक्टर हो गया। अब एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चाहे कितनी वेलोसिटी है, वीडी। इसको क्या बोलते थे, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, वीडी, वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो चल रहा है, और डीएल एलिमेंट मैंने वहां काट दिया, उस पर एक करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये उसके ऊपर फोर्स लग रही है। ये फोर्स कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे। अभी सिंपल तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है सर? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B. लेकिन ये जो V क्रॉस B करके आता है, ये फोर्स किसकी वजह से आता है? याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके लिए क्या कर देंगे, उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। हम V क्रॉस B जो भी निकालेंगे, लेकिन वो चार्ज किसकी वजह से आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन हो तो आंसर क्या कर देंगे, वो बिल्कुल उल्टा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैंने वी क्रॉस बी किया, मैंने वी क्रॉस बी करके गया, आंसर मेरा आया ऊपर की तरफ फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए? नीचे की तरफ। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और मैंने वी क्रॉस बी करके आ रहा है राइट की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर दूंगा मैं, कहाँ की तरफ लिख दूंगा? Left. तो निकाल के उसको उल्टा कर दूंगा, क्योंकि चार्ज कैसा है बच्चे? नेगेटिव चार्ज। तो क्यू वी क्रॉस बी करेंगे सर, वही इन्होंने किया। देखो लिखा हुआ है क्या, अब इसको देखो इन्होंने कैसे लिखा। मैं एक स्टेप यहाँ लिखूंगा, एक स्टेप ये लिखेंगे। आओ, F इज इक्वल टू मैंने लिखा था क्यू वी क्रॉस B. बी। क्यू कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का ई, माइनस ही होता है। वी कौन सी वेलोसिटी थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए वीडी लिखा। मैग्नेटिक फील्ड तो पी ही लिखा है। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. चार्ज की जगह बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया। अब तुम बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक, अब इसको खोल के लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा की फॉर्म में आएगा क्या? Yes, sir. अगर ये तो आया किसकी वजह से? अब ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे देखो n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। भाई अभी कंडक्टर के बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए, क्या कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल पे बात करता तो ये फोर्स होती, लेकिन अब तो पूरे के पूरे किस पे बात कर रहा हूँ? कंडक्टर। कंडक्टर के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लिया कि कंडक्टर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हों, मैंने मान लिया कि नंबर डेंसिटी यानी नंबर पर यूनिट, बोला नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोल दिया स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? कैपिटल एन बाय वी, यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? एन है, ठीक है। तो टोटल नंबर से निकालना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? सर क्या बोला? मैंने बोला एन क्या है, स्मॉल एन क्या होता है? नंबर डेंसिटी, यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो पूरी वॉल्यूम में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? सोचो, एक यूनिट वॉल्यूम में पता है सबके लिए निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पूरी वॉल्यूम के लिए निकालना तो सोचो भाई। 2 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे पास कुछ है 5 यूनिट्स मान लो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आंसर आएगा? कोई भी मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, स्केलर का, 5 मल्टीप्लाई 5 बाय 2 into 10⁻². 5/2। और अगर बात पूछा होता 5 सेंटीमीटर क्यूब में तो क्या लिखता? 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे ही करते ना? Yes, sir. सिंपल बात है। तो वैसा ही इसमें करेंगे सर। अगर एक छोटे से वॉल्यूम में मेरे से पूछा है, दे रखा है, तो n बाई वी, टोटल वॉल्यूम के लिए निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम से क्या कर दूंगा इसको? तो v से v कट जाएगा ना, तो नंबर रह जाएगा सिर्फ। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है सबको? तो देखो यानी नंबर डेंसिटी को टोटल वॉल्यूम से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, या उस वॉल्यूम से जिस वॉल्यूम में मेरे को निकालना है। फॉर एग्जांपल यूनिट वॉल्यूम में मेरे को दे रखा था, यूनिट मतलब 1 में, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर क्यूब में मेरे को दे रखे हैं मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 सपोज कर लो। तो मेरे को निकालना है या ऐसे समझो 5 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे को दे रखे हैं 5, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने दे रखे होंगे? 1। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब में कितने दे रखे होंगे? 5/3.
Sir, 3. 5 into 3 यानी 1/3, समझ रहे हो? 1/3 कर दो, चाहे 5/5 into 3 कर दो, मेरा कुल मिलाने का कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल चार्ज निकालने के लिए एरिया से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। करते थे ना, पाई, अगर तुम्हें टोटल एरिया दे रखा है पाई इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में चार्ज है क्यू, तो स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर में, तो क्या करते थे? क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में पाई डिवाइड मल्टीप्लाई में स्मॉल आर, ऐसे ही करते थे ना? यस सर। ये क्यू बाय पाई आर स्क्वायर क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा यस इनटू में क्या कर दिया? पाई आर स्क्वायर। मतलब डेंसिटी को एरिया से, जिस एरिया में तुमने निकालना है उस एरिया से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर वॉल्यूम होता तो क्या करते? रो मल्टीप्लाई बाय में, अगर कुछ स्फीयर होता तो 4/3 पाई स्मॉल आर, वो है जिसमें तुम्हें निकालना है। अब ऐसे ही नंबर डेंसिटी गिवन है, क्या गिवन है बच्चे? नंबर डेंसिटी गिवन है, तो टोटल वॉल्यूम में भी गिवन है, कितने में निकालना है? तो नंबर डेंसिटी को यानी स्मॉल एन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? B. वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम से, तो टोटल नंबर आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस नंबर किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? नंबर डेंसिटी को टोटल या गिवन वॉल्यूम से। अभी गिवन वॉल्यूम किसका होगा? जो एलिमेंट मैंने काटा है, देखो वो ग्रीन कलर का एलिमेंट दिख रहा है, देखो Yes, ध्यान से, ग्रीन कलर का एलिमेंट दिख रहा है, वो एलिमेंट काटा है ना मैंने, तो उसकी बात हो रही है। तो ध्यान से सुनो भाई, अब मैं टोटल बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। एन क्या है? नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ऐसे समझो, इस पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम है ए। कैसे निकालते हैं वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ, या और तरीका भी था, एरिया इंटू breadth. एरिया इंटू लेंथ, या एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू विड्थ, ये भी बताया था ना फॉर्मूला मैंने। Yes. बी और एच, एल बी को क्या लिख दिया था? Area. एरिया इंटू हाइट लिख दो या एरिया इंटू लेंथ लिख दो, ये भी किसका फॉर्मूला बन जाता है? Volume. तो ध्यान से सुनना, टोटल वॉल्यूम V में, समझे ना, टोटल वॉल्यूम V में नंबर कितना है इलेक्ट्रॉन्स का? कैपिटल N तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? N/V। V तो मेरे को निकालना है इस ग्रीन पोर्शन में, ग्रीन पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकालूंगा बताओ? इसकी जो लेंथ, वही एरिया मल्टीप्लाई बाय Length. लेंथ। इसका एरिया कितना होगा सर? चलो इसकी लेंथ तो दिख ही रही है, कितनी है? L DL तो देखो यही इसने लिख रखा है, दिख रहा है, DL लेंथ है। अब देखो एरिया तो चाहे जितना सिलेंडर का है इतने ही पोर्शन में काट रखा है ना, तो एरिया तो सर वही रहेगा, A कितना रहेगा? A। एरिया तो क्या है सर? वही है, तो एरिया इंटू में क्या लिख दूंगा इसका? लेंथ DL। तो इस ग्रीन वाले का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा A इंटू में DL? भाई एरिया मतलब वो उसकी जो पूरा इसका एरिया है, एरिया होता है लेंथ, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है। तो एरिया तो पूरा पोर्शन तो उतना ही कवर हुआ है, बस उसकी लेंथ को क्या कर दिया मैंने? कम कर दिया। भाई अगर पूरा कंडक्टर की बात करता तो सारे का सारा कंडक्टर ऐसा कवर हो जाता ना ये। Yes sir. मैंने देखो ध्यान से, इसका एरिया यानी ना, मैंने इसकी लेंथ को चेंज किया बस, इतने से पोर्शन को। इसकी विड्थ भी वही लिखी है, उसकी आगे पीछे वाली ब्रेथ भी वही मतलब हाइट भी वही रखी है, ऐसा समझो। सिर्फ लेंथ को लेंथ को चेंज किया। तो एरिया तो वही रहा, सिर्फ लेंथ क्या हो गई? चेंज। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय में DL, ये क्या हो गया? Volume. इस में मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. अगर तुम इसको करो ना, रेडियस सेम रखिए, मैंने इसको यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटा है, इसका रेडियस भी क्या है? सेम। समझ रहे हो? इसका एरिया भी सेम है, सिर्फ इसकी क्या फर्क है? इसकी लेंथ में फर्क। Length में. क्लियर है? तो लेंथ में फर्क है, तो लेंथ को DL लिख दिया, इसलिए ये स्मॉल वॉल्यूम हो गया। तो पूरी वॉल्यूम में, एंड इसको बोल दिया DV, स्मॉल वॉल्यूम को बोल दिया DV। तो पूरी वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे N, यूनिट वॉल्यूम में कितने थे? N/V। स्मॉल वॉल्यूम मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय में
बी DL इसमें कितने होंगे n बाय v इंटू V DL a dl। DL क्लियर है क्या? yes sir अब n बाय v नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? कौन सा डेंसिटी कुछ नंबर डेंसिटी। इसको कैसे लिखते हैं? स्मॉल N n। तो क्या मैं इस ये क्या थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स v में इतने थे तो adl में इतने आए हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको क्या लिख दिया? स्मॉल n। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं आ गए, स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय में a इंटू। तो ये बताओ किसी को समझ ना आई हो तो, नंबर डेंसिटी, जब मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी वॉल्यूम में आया है, ये सिर्फ वो जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने काटा है सिर्फ उसी में कितना आया है? n इंटू adl। एक बार देख लो ध्यान से, अच्छे से आराम से पोज ले लो और इसको देखो नंबर कैसे निकाला मैंने। n बाई वी को मैंने लिख दिया स्मॉल n। क्लियर है क्या? yes sir तो अब ये n इंटू एडीएल क्या है? कौन बताएगा मेरे को? स्मॉल n इंटू एडीएल क्या है ये? अगर सबको समझ में आ गया तो फिर बताओ भी तो सही ना बच्चों। n इंटू में एडीएल क्या निकाला है अभी अभी मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन green part वॉल्यूम। तो ठीक है, और वहां पर स्मॉल n का मतलब क्या है? नंबर डेंसिटी। तो ये NaDl आ गया सर। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी मैंने निकाले हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaDL NaDl। तो एक के लिए इतना था तो इतने के लिए निकालने के लिए इतने से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। यही किया ना, NaDl से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब वैसे का वैसे लिखा। फॉर एग्जाम्पल पहले लिखा था EVD क्रॉस P, अब इसको इससे बस मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? NaDl, साथ में क्या है? माइनस ई VD क्रॉस B क्लियर है क्या? सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करे। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? पक्का? yes sir अब एक बार ध्यान से सुनना, इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? इस VD को वेक्टर है ना, तो ये VD को बाहर लिख के DL वेक्टर अंदर ले जाता हूं तो क्या होगा? तुम खुद लिखो। VD माइनस भी आगे है, अंदर क्या रह जाएगा? DL क्रॉस B B। तो देखो NeAVD माइनस का ये क्या बन जाता था? सर ये वो था रुको फॉर्मूला था उसका। किसका फॉर्मूला था? NeAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है इसके अंदर। ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था? ड्रिफ्ट करंट का। तो NeAVD की जगह क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ I। तो अंदर क्या रह जाएगा? DL क्रॉस B B। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से आई थी तो इसलिए स्मॉल f लिखूंगा। DF क्या लिखा है इसको? DF। टोटल निकालने के लिए इसका क्या कर दूंगा सर? इंटीग्रेशन हाँ, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए आया DF I DL क्रॉस B। अगर टोटल निकालना होगा तो इसका क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन सही करेंगे देखो। ठीक है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू VD। ठीक है, ये भी आगे चलेंगे करेंगे। तो वही इंटीग्रेशन कर दिया। देखो अब इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन DL का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? इसलिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, और L क्रॉस B को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ILB साइन। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मेरे को। सर वो वाली स्लाइड निकालना है एक मिनट। कौन सी? जिसको डेरिवेशन करी। यही थी बच्चे, वो मिटा दिया। नहीं अच्छा कौन सी डेरिवेशन वाली? ये कह रहे थे क्या? मतलब जिस पे आपने खुद से करी थी ना वो वो अभी लिखूंगा, वो नोट्स में तुम्हें मिलेगी, लिख के भेजूंगा। पर वो मैं लिख देता हूँ, 2 मिनट का काम है वो। तो क्या था उसमें? उसमें मैंने यही तो लिखा है, सेम टू सेम सब कुछ यही लिखा था, इसलिए तो रब किया है बिल्कुल। उसमें मैंने सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन अलग लिखी थी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी।
Q की जगह मैंने भी माइनस ई लिखा था, फिर VD इंटू बी, उसके बाद नंबर के लिए मैंने लिखा ली थी, बस नंबर वाली मैं यहाँ पे लिखूंगा ही बाद में, वो ये ऐसे निकाली थी बच्चे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम। भाई टोटल वॉल्यूम में नंबर्स हैं n, तो यूनिट में कितने हैं n/v, तो इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम कितना है एरिया इंटू स्मॉल लेंथ, तो n/v इंटू a ADL ADL बस n/v को लिखा था स्मॉल n और इंटू में a, ADL ये क्या आया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Electron. ग्रीन पार्ट। green part तो बस इसको मल्टीप्लाई, भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना था, तो पूरे ग्रीन पार्ट के लिए कितना होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने, इससे क्या कर दिया बस multiply बाकी सब आ गया अंदर, इसको डीएल को बाहर लिया, इसको अंदर ले लिया, डीएल को अंदर ले लिया सॉरी, तो NEAVD क्या बन गया ड्रिफ्ट करंट, तो इसलिए आई से लिख दिया। ठीक है डीएल, अब ये क्या बोल रहा है, क्योंकि डीएल को हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते हैं, डीएल करंट एलिमेंट लेते हैं उस ऐसे देखते हैं जिस टाइम में हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव की जगह कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम डीएल तो पॉजिटिव तरफ लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो डीएल का साइन क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए। डीएल की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होएगी हमेशा अपोजिट पॉजिटिव डीएल जो हमने डिफाइन किया था आईडीएल, वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में डिफाइन किया था, पॉजिटिव चार्ज लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज किसी को कोई डाउट यहाँ पर, no sir नो सर देख लो बच्चे, किसी को कोई छोटा सा भी डाउट रह जाए तो मेरे से पूछो अभी अभी। दोबारा समझा दो इसे कहाँ से दोबारा बताइए, शुरू से तो नहीं हुआ बच्चे, ना टाइम ही नहीं बचेगा शुरू से सब बताने लगने वाला, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बताओ ना बच्चे, शुरू से कैसे बता दूं सारा, बता दो ये जो मतलब फोर्स एक्सपीरियंस वाया इलेक्ट्रॉन इन डीएल, मतलब यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया, नंबर से मल्टीप्लाई इसलिए किया बच्चे, देखो ये जो ग्रीन पार्ट मैंने जो काटा है ना, ये यस है सर ना, ये जो ग्रीन पार्ट काटा है इसके अंदर मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, क्योंकि ये जो मेरे को फॉर्मूला पता था ये तो एक चार्ज पार्टिकल के लिए पता था, वो एक चार्ज पार्टिकल मान लिया मैंने, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अभी माना, उसके ऊपर इतनी फोर्स लग रही थी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लिया, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए। भाई अब इस छोटे से पार्ट में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले इस छोटे से पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस छोटे से पार्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते, तो इस फोर्स को इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई कर देता, 5 से 5 से। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते तो किससे मल्टीप्लाई कर देता बच्चे, 6 से। अगर 7 होता तो किससे कर देता, 7 से। तो पर मेरे को पता नहीं ना कितने हैं, इसलिए मैंने पहले निकाला, ये मैंने निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे निकाले चलो अब देख ही लो, v में n थे तो 1 में कितने थे, n/v, तो इस पहले इस छोटे से का वॉल्यूम निकाला, वो कितना आया a इंटू dl, डीएल इतने वॉल्यूम में निकाले तो आया आंसर n इंटू ADL, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जो 5 थे 6 थे 7 थे उसकी जगह क्या आ गया, n इंटू में a डीएल तो 5 6 7 की जगह इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, n इंटू a इंटू dl। डीएल ठीक है, तो अब कन्वर्ट किया तो डीएल अंदर चला गया, डीएल को अगर मैं वीडी को बाहर लिख दूं रीअरेंज करके, ठीक है, तो ये डीएल क्रॉस भी बन गया, NEAVD क्या बन गया हमारा, ड्रिफ्ट करंट आई, अंदर रह गया डीएल क्रॉस बी। हाँ हालांकि तुम इसको सीधा ही सोल्व कर सकते हो, इसको लिख देते पहले VDB साइन थीटा, फिर साइन थीटा डीएल के साथ लिख देते तो वही डीएल क्रॉस बी बन जाता, तो रीअरेंज अपने हिसाब से कर सकते हो तुम, उसका कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यस सर इसमें मेन चीज क्या थी, ये फोर्स, इसकी डेरिवेशन बहुत कम पूछी जाती है बट तुम्हें जरूरी थी पता नहीं, एफ की वैल्यू क्या आती है, IL क्रॉस बी बी, और आई इसको दोबारा खोल के लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ILB साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल है, वो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चले आगे, ये यहाँ पर तुम्हें पता लगेगा इसको। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें 2 इनफाइनाइट वायर दे रखी है, 2 इनफाइनाइट वायर, देखो ध्यान से, तुम्हें पता है जब भी एक वायर है, एक कंडक्टर है, उसके ऊपर एक फील्ड लगेगी, ये वायर है एक कंडक्टर है सर, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर समझ में आ जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो कितनी फोर्स लगती है, अभी निकाल के आए हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक। अब ये ग्रीन वायर देखो, ये पूरी कंडक्टर है, इनफाइनाइट है, तो हमने सेकंड वायर के साथ रखा, तो सेकंड वायर इसके लिए क्या काम करेगी, एज एन एक्सटर्नल का। तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, वो फर्स्ट के लिए कैसा फील्ड होगा, एक्सटर्नल। तो फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगेगी किसके फील्ड की वजह से, सेकंड के। ऐसे ही सेकंड की वजह, सेकंड के ऊपर फोर्स लगेगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। याद है ना सबको, अपने फील्ड की वजह से नहीं लगेगी, सामने वाले की फील्ड की वजह से लगेगी। क्लियर है? तो अगर मैं इसका फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहता तो क्या होता, आई एल बी साइन थीटा। बी किस किस के बीच में एंगल है, एल और बी का। एल तो सर ऐसा है ऊपर की तरफ, है ना, करंट इसमें ऐसे ही दौड़ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन आईएल की सेम रहती है। मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा, फर्स्ट वाले का ही करंट, लेंथ भी फर्स्ट वाले की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका है, सेकंड का। ठीक है, साथ में क्या है, साइन थीटा। लेंथ और मैग्नेटिक, अब सेकंड का चाहे मैग्नेटिक फील्ड देखना कौन सी डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ है भाई, याद है ना। अगर ये वायर हो तो इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर, और कहाँ होता है, अंदर। तो इसके लिए अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा ना, I2 की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर अगर फोर्स देख रहा हूं तो कौन लगाएगा, I2। तो I2 की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा बच्चे, देखो I2 के लिए इस पॉइंट को P बोल दो, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड I2 के लिए कहाँ आएगा, I2 के लिए देखो कहाँ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90, तो साइन 90 लिख दूं क्या, ठीक है, Yes. तो क्या आ जाएगा, I1 L1 B2। क्लियर है ना। B2 क्यों लिखा सबको पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की लेंगे। अब F की जगह तो ठीक है, I1 की जगह ठीक है, L1 की जगह ठीक है, B2 की वैल्यू तो तुम्हें पता है कि इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट 2 पाई आर। I किसका है, B2 का, तो I कौन सा लूंगा, I2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R मल्टीप्लाई बाय L1। क्लियर है क्या। यस सर। अब दोनों की अगर लेंथ sir. इनफाइनाइट ही है तो मैं L1 L2 लिख के सीधा क्या लिख दूं, L ही लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि L दोनों की लेंथ इनफाइनाइट है, तो कुछ बता तो सकता नहीं मैं लेंथ के बारे में। तो ये सर ये लेंथ है क्या, जब लेंथ मेजर ही नहीं कर सकते, ये किसी एक पोर्शन में लेट किया है मैंने, किसी एक पोर्शन में लेट किया, उसकी लेंथ मान लो तुम L, वैसे उसकी लेंथ मेरे को माननी चाहिए बच्चे DL, और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो पूरा स्टेप मैं अभी तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, लेकिन ये L हो गया। क्लियर है। तो अब मैं लेंथ तो बता नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं बच्चे, F बाय L निकालता हूं, यहाँ पर क्या लगाता हूं, F बाय L, तो F बाय L किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये हो गया। अब ये मैंने DL काटना था, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ हिंट दे रहा था अभी। अभी देखो एग्जैक्टली क्या होगा, देखो यहाँ इन्होंने L काट रखा है, हम DL काटेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो आंसर वही आएगा, अभी तुम्हें दिखाता हूँ, क्या वही आया क्या, L को उधर ले जाएगा, ये दिख रहा है, बस हमने L देखना है क्या है, L क्या है, ध्यान से सुनना, इसने भी मेंशन अगर नहीं करेंगे तो हम देखेंगे। L क्या है, एक स्मॉल लेंथ, क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं बोल रखा, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इसने बोल दिया यहाँ पे L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेकिन ऊपर से वायर कैसी दिखा रखी है बच्चे, इनफाइनाइट। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर की जगह लेंथ ऑफ स्मॉल पोर्शन होगा, क्या होगा, एक स्मॉल पोर्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसको अपने तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, देखो पूरा आंसर तो सेम आया है हमारा। हमने क्या किया बच्चे, इस छोटे से पार्ट को काट दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, DL। तो अब ध्यान से सुनना, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी, स्मॉल, DL। और DF का फॉर्मूला अभी पीछे से पढ़ के आए हो, IL क्रॉस B यानी IDL क्रॉस,
इसको करेंगे आई डी एल, लेकिन बी किसका होना चाहिए, I2 का है ना, सेकंड वाले का। किसका होना चाहिए, सेकंड वाले का। तो क्या लिख दूं, बी टू। B2 और फोर्स किस पे निकाल रहे हो, फर्स्ट। फर्स्ट इसको यहां तक किसी को डाउट है तो पहले ये पूछो मेरे को, क्लियर है? फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की वजह से क्यों लगेगी? तो आप खुद देखो, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे तब लगती है जब कोई एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाए। अब खुद की फील्ड एक्सटर्नल फील्ड थोड़ी होगा, किसी और की फील्ड है ना एक्सटर्नल फील्ड हो, मतलब इस कंडक्टर को किसी और के फील्ड में रखना है। तो और कौन बच गया फर्स्ट वायर के अलावा, सेकंड वायर। तो सेकंड वायर का देखो, फर्स्ट के ऊपर जो फील्ड लगाएगा वो सेकंड वाली वायर लगाएगी, और सेकंड के ऊपर जो फील्ड लगाएगा, फोर्स लगाएगा, वो कौन लगाएगी, फर्स्ट। इसलिए जो फर्स्ट की वायर लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लिया है, सेकंड का। ऐसे अगर मैं लिखता DF2 तो वो क्या लिखता, I DL B1, और साथ में साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने को बताया मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ है वेक्टर के बीच में कितना एंगल है बच्चे, 90। तो इसलिए मैं साइन थीटा नहीं लिख रहा, ठीक है। थीटा क्या है, 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया सर, DF1 तो DF1 लिखा, DF1 DL एक बार नीचे लेके आ गया, DL कहाँ लेके आ गया, नीचे। तो क्या बच गया, IB2। मैं क्यों लेके आया नीचे अभी बताऊंगा। तो DF/DL कितना हो गया, I की जगह तो I, B2 की जगह कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकंड। और इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, तो यही होता है सर। हाँ, तो DF1/DL क्या हो गया, म्यू नॉट, ये फर्स्ट वायर की वजह से आता ना करंट, लेकिन जब मैं सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया तो ये I क्या हो जाएगा, I2। किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करी तो वो करंट भी किसका पुट किया, सेकंड। और ये करंट तो पहले ही था सबका, क्लियर है। तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में 2 पाई R तो DF/DL ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंथ। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि इनफाइनाइट वायर की लेंथ बता सकते हो क्या, नो सर। उसमें तो तुम ये नहीं बता सकते पूरी लेंथ कितनी है, किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए बता सकते हो। मान लो इस लेंथ के लिए, तो ये DL हो गया। अगर मैं इस लेंथ की वैल्यू दे देता 5 सेंटीमीटर, तो F बाय क्या लिखते, 5। 6 होता तो 6 लिख देते। क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट। तो ये फोर्स पर यूनिट, इनफाइनाइट के लिए मैं पूरे के लिए तो नहीं बता रहा, एक पर्टिकुलर पोर्शन पे कितनी, क्योंकि पूरी का लेंथ तो मेरे को पता ही नहीं ना सर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पता नहीं है ना, तो इनफाइनाइट दी क्यों है, इनफाइनाइट, तो पूरी इनफाइनाइट के लिए नहीं बताया। अगर इनफाइनाइट ना देता, एक फाइनाइट देता, तो देखो क्वेश्चन कितना मुश्किल हो जाता। फिर B2 की वैल्यू क्या, म्यू नॉट I/पाई 2 पाई R लिख सकते थे क्या, फिर क्या लिखनी पड़ती, म्यू नॉट I/4 पाई R sin theta 2 यहाँ से एक एंगल लेते, फिर यहाँ से एक एंगल लेते, याद आया। yes sir इनफाइनाइट वायर लिए तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ये पुट कर पा रहे हो। दूसरी बात, इनफाइनाइट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कभी उसका अंत नहीं दिख रहा, कभी उसका आरंभ नहीं दिख रहा। इनफाइनाइट का मतलब ये भी होता है कि तुम जो लेंथ की बात कर रहे हो वो बहुत बड़ी है, किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है, डिस्टेंस तुमने बहुत छोटा ट्रेवल किया है और लेंथ बहुत बड़ी है, ये भी इनफाइनाइट, ठीक है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक, वही मैंने बताया हुआ, एक वॉल के ऊपर हूं, मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई है, उस बिंदी के रिस्पेक्ट में वॉल कैसा है, पूरा इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, वैसे वॉल की लेंथ मेरे को दिख रही है ना, लेंथ भी दिख रही है, ब्रेथ भी दिख रही है, हाइट भी दिख रही है वो बोर्ड की, लेकिन उस डॉट के रिस्पेक्ट में या उस पूरे बोर्ड पे मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दूं, उस रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में, बहुत छोटा सा ट्रायंगल, उस रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में पूरा बोर्ड कैसा है, इनफाइनाइट। ये हमने शीट में पढ़ा था ये काम, है ना। तो अब यहाँ पर मैं फोर्स की बात नहीं करता, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात। क्लियर है सबको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, DF इज इक्वल टू I/DL B लिखा, साइन थीटा 90 था, लेकिन I1 लिखा क्योंकि फोर्स 1 पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा, 2 का। तो I1 की जगह I1 लिखा, DL की जगह DL लिखा। B2 क्या आया था, म्यू नॉट I/2 अपॉन
टू पाई। तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई। याद रखना अब ये तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। क्लियर है? लेकिन ये क्या फोर्स का फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। भाई मैंने df बाई dl किया था, इसको इंटीग्रेशन कर दोगे, dl उधर ले जाओ तो इसको इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन f हो जाएगा, इसका l हो जाएगा, तो बात तो वही रह जाएगी, चाहे df बाई dl लिखूं चाहे f बाई l लिखूं, बात क्या है, दोनों सेम है। सेम। तो ये देखो ये सब कुछ वही दिखेगा RS के ऊपर। अब मैंने फर्स्ट के ऊपर निकाली थी ना, इसने किसके ऊपर निकाली है? सेकंड पे। तो कौन लगाएगा? फर्स्ट लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेकंड का पुट करूंगा, करंट फर्स्ट का पहले पुट कर रहा हूँ। देखो ठीक है, अभी तक मैग्नेटिक फील्ड पुट किया, देखो कर ही दिया इसने, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो आ गया आंसर वही, आंसर वही आएगा, चाहे किसी का भी निकालो, आंसर वही आएगा हमेशा। दिख रहा है? म्यू नॉट I1 I2, अब F बाई L कर दूंगा तो वही आ जाएगा। देखो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में 2 पाई। क्लियर है? क्योंकि न्यूटन पर मीटर इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स न्यूटन है और डिवाइड बाय लेंथ भी है, इसलिए डिवाइडेड बाय क्या हो गया? मीटर। याद रखना, अगर लिख रहे हो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, तो ये फोर्स नहीं है, ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर ऐसा लिख रहे हो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई R मल्टीप्लाई बाय L1 या L, तो किसका फॉर्मूला है? ठीक है? यस यस सर। यहाँ से आओ इसके ऊपर फोर्स के ऊपर बात करते हैं। सर फर्स्ट की वजह से फोर्स निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालेंगे? L क्रॉस बी। बी। तो लेंथ देखो, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से कहाँ है? एक की वजह से। अगर मैं फर्स्ट के ऊपर बात करूं तो फर्स्ट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने निकाला था, सेकंड की वजह से फर्स्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा था? कौन सी तरफ? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर, मतलब K कैप। L क्रॉस बी करना है ना, क्या करना है? K कैप। L कौन सी डायरेक्शन में है? फर्स्ट में करंट कहाँ दौड़ रहा है बताओ? पाई एक्सिस में। पाई एक्सिस, तो J वही L की डायरेक्शन होगी, J क्रॉस K क्या होता है? आई। तो I का मतलब कौन सी साइड? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। इसलिए देखो ये फोर्स कहाँ लग रही है? राइट साइड। ऐसी तुम इस पे चेक करोगे, ये कहाँ लगेगी? लेफ्ट साइड। मतलब इनमें करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में था ना। देखो I1 और I2 की डायरेक्शन क्या है? सेम। और फोर्स कैसी आ रही है? एक दूसरे के अपोजिट, यानी एक दूसरे को क्या कर रही है? ये अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है? देखो फर्स्ट सेकंड वाली की तरफ जाना चाह रही है, सेकंड किसकी तरफ जाना चाह रही है? फर्स्ट वाले पे राइट की तरफ लग रही है, सेकंड वाले पे लेफ्ट की तरफ लग रही है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाह रही हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चे? क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। तो देखो ये दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ली, हमको तो वैसे ही L क्रॉस बी से याद आ जाता है, ठीक है? तो इसलिए इसने लिखा हुआ है दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और दूसरे वाली में देखो करंट कैसा जा रहा है? अपोजिट। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। सकते हो, घर जाके चेक भी कर लें, ठीक है? यस सर। ये क्वेश्चन है एक बारी, आज क्वेश्चन तो इतना नहीं हो पाएगा पर ठीक है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इतनी आसानी, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। एक वायर है बच्चे, लेंथ क्या है उसकी? L है। कितना करंट कैरी कर रही है बच्चे वो? आई। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? B नोट, ध्यान से देखना, B नोट, इसको खोल ही लो, B नोट I कैप प्लस B नोट जे कैप प्लस बी नॉट ए कैप इनटू टी। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वायर के ऊपर फोर्स F इज इक्वल टू I क्या होता है? एल क्रॉस बी। L क्रॉस। बी। अब कंफ्यूज मत हो जाना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R, वो कब लगेगा? जब दो वायर दे रखी हो। यहाँ पे तो एक ही वायर की बात कर रखे है ना, वो भी तब लगेगा, दो वायर तो तब लगेगा
दो वायर दे रखी हो और पूछा हो इस वायर की वजह से इस वायर पे, तब लगेगा फॉर्मूला। यहाँ पे तो नॉर्मल वायर दे रखी है तो फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी। करंट की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे? आई I एल क्रॉस बी, तो एल और क्रॉस बी कर देते हैं। एल का फॉर्मूला, एल को तो एल ही लिखूंगा। एल की डायरेक्शन कौन सी कैप में है बताओ? एल की डायरेक्शन कौन सी लेता था जो किसकी डायरेक्शन होती थी? करंट। करंट कहाँ है? X X axis एल के आगे भी क्या लिखूंगा? आई I cap आई कैप। तो ठीक है, क्रॉस में क्या लिखना है बच्चे? बी। बी के आगे कौन सा कैप लिखूं? आई कैप भी है। देखो बी तो पूरा ही है ना सर, तो पूरा ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्या क्या है बी में? I J बी नॉट आई कैप प्लस J बी cap नॉट जे कैप प्लस बी नॉट। K cap तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आओ, आई को तो बाहर ही रखो, अब इसको क्रॉस करो। एल को बी नोट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? बी नोट एल। अंदर क्या बच जाएगा? आई कैप क्रॉस I cap प्लस एल को फिर से बी नोट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? बी नोट एल। ऐसे लिख देता हूँ, बी नोट एल। अंदर क्या रह जाएगा बच्चे? आई कैप क्रॉस। J cap ऑर्डर याद रखना इसका, पहले ये वाला लिख रहे हो तो पहले यही लिखना है, हमने यही लिखना पड़ेगा और बाद में ये लिखना है। ऐसे मत कर देना जे क्रॉस आई, जिस ऑर्डर में चल रहे हो उसी ऑर्डर में चलना। नेक्स्ट प्लस एल बी नोट मल्टीप्लाई क्या लिखोगे? आई कैप क्रॉस J cap J cap जे कैप लिख ही दिया, क्या आएगा? ठीक है। देखो बी नोट एल तो सब में ही है, तो बाहर ले लू क्या सीधा ही? तो बाहर क्या बच जाएगा? आई इंटू बी नोट इंटू एल। तो आई क्रॉस आई कितना होता है? सेम 0। आई डॉट आई 1 होता है, आई क्रॉस आई कितना होता है? 0 प्लस आई क्रॉस जे कितना होता है? के कैप K cap प्लस ये क्या है सर? आई क्रॉस के क्या होता है? आई जे के। आई के उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा? minus J माइनस एक। तो इसका फॉर्मूले का आंसर क्या, इसका आंसर क्या बन गया बोलो? बी नोट आई एल। अंदर क्या आ जाएगा? के कैप माइनस। J cap क्या क्लियर है क्या? yes sir देखो के कैप माइनस जे कैप, यही आया क्या? yes देखो Yes, sir. आई एल के कैप माइनस जे कैप। अब तुम्हें पता है ये कैसे वेक्टर है के कैप और जे कैप? क्या बोलते हैं ये? unit bracket तो अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अब इसका कैसे निकालूंगा? देखो आई एल बी नोट, इसको खोल दो पूरा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई एल बी नोट के कैप माइनस आई एल बी नोट J जे cap कैप। तो अगर मेरे पास ये होता 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, तो कैसे करता है इसका मैग्नीट्यूड? अंडर रूट करके इसका स्क्वायर, ऐसे ही करता ना? yes sir 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यही करता है। इसमें भी ऐसे ही करूंगा सर, अंडर रूट करके किस किस का स्क्वायर करूंगा? आई एल बी नोट का स्क्वायर प्लस दोबारा से आई एल बी नोट का स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? yes आई एल बी नोट का स्क्वायर और आई एल बी नोट का स्क्वायर, तो इसको कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये अंदर क्या बन जाएगा? 2 आई एल बी नोट का yeah पक्का? क्लियर है सबको? तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2 का तो अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, इसके स्क्वायर से ये बाहर कट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी? आई एल। B not क्लियर है क्या? देखो यही आ गया। yes sir देख लो अच्छे से, मैंने पूरा सोल्व कराया है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो देख लो। सर पिछली भाई- स्लाइड निकाल दो ये लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे, हल्का सा भी। कोई कैलकुलेशन में भी मिस्टेक लग रही है तुम्हें या कुछ अच्छा मतलब समझ नहीं आ रहा, वो पूछ लो। इसके बाद जो हम कंसेप्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा टॉर्क का, तो वो लास्ट टॉपिक होगा तुम्हारा, ठीक है? और टॉर्क की एप्लीकेशन भी है वैसे तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पर इससे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन का लेक्चर रह गया, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करेंगे। हालांकि इसमें से कुछ टॉपिक हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के पहले से ही कवर कर लिए हैं, तो हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ बोलो ऋषिता। सर इसका स्क्वायर क्यों किया था आपने? किसका? Square करके
ये लास्ट में जो किया स्टेप स्क्वायर किया फिर ऐड किया इनको। यहाँ यस सर। तो ये तो बच्चे का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। जैसे अगर मेरे को दो वेक्टर दे रखे होते हैं, एक वेक्टर ऐसा दे रखा होता है 2i कैप माइनस या प्लस 1 j कैप, तो इसका नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूं मैं? इसका स्क्वायर करके इसको अंडर रूट देता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। सर आगे यस सर। ठीक है, अगर जी और के हो तो क्या कोई भी हो, Yes, अगर J और ऐसा K भी हो, होगा। ऐसा भी हो 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा भी हो तो भी सबका स्क्वायर कर दिया और सबको ऐड कर। इसमें मैग्नीट्यूड होता है। अगर ये -3 भी होता तब भी क्या आ जाता? -3 का स्क्वायर भी तो क्या ही होता है, प्लस में आ जाता है ना। तो माइनस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। क्लियर है? निकालना भी हुआ है हमने टाइपोल में, अगर किसी को याद हो तो। यस सर। क्लियर है? अब चलें आगे। यस सर। ये अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी देख लो इसको कैसे करते हैं। 53 एंगल दे रखे हैं। 53 का मतलब होता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। 53 एंगल आसान होता है निकालना। अभी क्या पूछा इसने? एक लूप ऑफ द वायर है, शेप ऑफ द राइट ट्रायंगल। मैं इसका हिंट दूंगा। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कितना करंट फायर कर रहा है भाई? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू द साइड ए बी। ए बी के पैरेलल मतलब ये रहा, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो तुमको बताना है मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच साइड। ईच साइड कौन कौन सी है? साइड ए बी है, और कैसी है? बीसी है, और कैसी है? और सब पे बताना है। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ ए बी पर कितनी फोर्स लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब मैं एक दूसरे की वजह से नहीं देखनी, किसकी वजह से देखनी है? जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये जो येलो वाला दे रखा है, ए बी के ऊपर बताओ कितनी फील्ड लगाएगा। तो फॉर्मूला तो वही आई एल क्रॉस बी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, आई की जगह क्या लिखोगे? करंट है। एल और बी, एल बी साइन, एल और बी के बीच में एंगल देखो। ए बी में करंट कहाँ दौड़ रहा है बच्चे? इस डायरेक्शन में दौड़ेगा भाई। यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर कैसे जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा। तो ए बी में करंट कैसा दौड़ रहा है? कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। और बी कौन सी साइड है? राइट साइड। के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 180 180। और साइन 180 कितना होता है? जीरो होता है। जीरो, वही जो साइन 0 होता है, 0। तो अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। ए बी के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी सर? 0। समझ रहे हो? ऐसे ही किसकी वजह से निकालोगे? अब एसी की वजह से। एसी में देखो वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल बी साइन थीटा। आई की वैल्यू तो दे रखी है 5 एम्पियर। लेंथ कितनी दे रखी है बच्चे? पता नहीं कितनी दे रखी है, क्या नहीं दे रखी। तो एल की जगह एल, अभी बताऊंगा वो लेंथ कैसी है। ठीक है। बी की जगह क्या लिखोगे? बी। थीटा कितना होगा? एल यानी करंट एल और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? एसी साइड में। एसी में करंट कौन सी साइड है? एल की डायरेक्शन बताओगे मुझे? एसी में ऊपर की तरफ। हाँ, वही डायरेक्शन जो किसकी होती है बच्चे? करंट की। तो करंट ऊपर जा रहा है एसी में, तो एल की डायरेक्शन भी ऊपर। और बी की डायरेक्शन कहाँ है? राइट साइड। राइट साइड। तो कितना एंगल बन रहा है? 90। साइन कितना हो जाएगा? 90। तो 5 एल बी, एल की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे। एल कितना होगा? आप ध्यान रखना, ये 53 है। एंगल कितना है? 53। ये है, मान लो ये है ना एंगल 53। तो इसमें खास बात क्या होती है? इसका एक साइड अगर ये 3 है तो ये होगी 4, और ये क्या होती है? 5। ये बनता है 53। तो अब आई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी लेंथ है इसकी देखो? 4। क्लियर है कि 4? तो 4 लिख दोगे, और बी तो तुम्हें दे ही रखा है कितना? 2 टेस्ट। ठीक है। तो 5 × 4 × 2 कितना हो गया? 40। तो देखो क्लियर है? यहाँ पर देखो ऊपर फर्स्ट वाले के लिए आई 0, और एसी वाले बीसी वाले की वजह से कितनी आई हमारी? बीसी वाले की वजह से निकाली थी, किसकी वजह से निकाली थी हमने?
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो AC की वजह से कितनी आई 40। क्लियर है क्या? यस सर। तो हमने AC की वजह से भी निकाल ली, क्या आई 40, और AB की वजह से कितनी आई 0 अभी इसका डायरेक्शन नहीं निकालिए। रैक किसकी वजह से गया BC BC। अब BC की वजह से भी देखो फॉर्मूला वही लगेगा IL क्रॉस B ILB साइन थीटा। मैंने तुम्हें बता दिया ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या है 5 देखो अभी करंट कहाँ से जा रहा है, करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है सर? नीचे की तरफ। ऐसे जा रहा है यस सर। है ना? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है सर? हॉरिजॉन्टल। और ये एंगल कितना दे रखा है? अगर ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चे? 53 एंगल दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है L और B के बीच में, कितना है 50। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ILB साइन थीटा की जगह क्या लिख दूं 53 I की जगह ठीक है, L की जगह ठीक है, B की जगह ठीक है। अब साइन 53 क्या लिखा हूँ? साइन 53 क्या होता है? इस एंगल से निकाल लो, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ILB तो ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? बोलो सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो I की जगह तो कितना लिखूं, कितने एम्पियर? 5। लेंथ की जगह कितना लिखूं? देखो अब इसकी लेंथ देखो फिर बोलना। BC की लेंथ देख रहे हैं हम 5। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4/5। 5 से 5 कट गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा फिर से क्या आ गया 40 की वजह से भी वैल्यू क्या आ गई 40। तो फर्स्ट की वजह से 0, सेकंड की वजह से 40, तीसरे की वजह से फिर से 40। देख लो किसी को किसी भी स्टेप में किसी भी वायर का कैसे निकालना है, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछो एक बारी फटाफट। सर ये वाले यहाँ पे जो 5 × 5 × 2 जो आपने किया सर, यहाँ पे एक बार रिपीट कर दो। देखो ILB, I की वैल्यू थी 5 एम्पियर इसलिए पहले लिखा 5। L की वैल्यू कितनी थी देखो, B और C के ऊपर चेक कर रहे हैं ना, BC के ऊपर। तो BC की लेंथ कितनी है देखो, कितनी है 5 तो इसलिए दूसरा 5 आया। B की वैल्यू देखो कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की, क्वेश्चन में पढ़ो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड पैरेलल टू साइड AB एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टेस्ला। इसलिए B की जगह क्या लिखा बच्चे 2, और मल्टीप्लाई बाय साइन 53 था इसलिए साइन 53 की जगह क्या लिखा 4/5। क्लियर है? यस सर। किसी को और कुछ डाउट? देख लो अच्छे से, कोई बात नहीं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी बाकी को होमवर्क में ही देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसी जैसे साइन ये 53 का एंगल होता है, वैसे वैसे एक और ट्रायंगल होता है, अच्छा उसको बोलते हैं 37 का। वो देख के आना तुम, उसकी साइड्स क्या होती है। इसकी तो 53 की तो पता लग गई तुम्हें, 3 4 और 5 कर लोगे क्या आप? यस सर। इससे नेक्स्ट वाले का ये वैसे मैं नीट के लिए था ये क्वेश्चन, ये वाला तो जेई का ही था जो भी मैंने कराया है। जो होमवर्क में दे रहा हूँ वो किसका है, नीट का। होमवर्क में दे रहा हूँ ना, आसान चीज होमवर्क में दे रहा हूँ तो ये खुद से हो जानी चाहिए। ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये करके आओगे क्या सब? ऐसे ही मैं नीट की ओर भी लाया था। यस सर। आगे दिखेगा ठीक है। नीट वाले क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो। मैं एक और लाया था, ये भी नीट का है बच्चे, ठीक है। ये बहुत आसान है। अब तुम देखो क्या पूछा है इसमें, तुम खुद ही देख लो क्या पूछा है। पढ़ना एक बार इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ तो क्या फॉर्मूला बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट? लेंथ बिटवीन U नॉट I1 I2 अपॉन I1 म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या होती है, 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻। I1 की वैल्यू बताना कितनी है, दोनों में करंट कितना है 1 ये भी 2, और डिवाइडेड बाय 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह क्या लिखो, डिस्टेंस कितना है 1 पाई से पाई गया 2 2 जा, क्या आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻। क्या
अब ये क्वेश्चन मैं करवा के टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा, ये तो कर लोगे ना आप, Yes, sir. ये तो देखते ही हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन को होमवर्क दे सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे तो नहीं करवाने वाला क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पुट करना। क्वेश्चन हमारा बनता था जो मैंने वो कराया ये वाला, वो नीट वाले करे तो अलग बात है, हम नहीं करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन बनता था हमारा, इसलिए हम नहीं करवाया। क्लियर है सबको? Yes. इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना दोबारा से। ये क्वेश्चन नीट वाले घर से करके आना, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है ये वाला, सर हम जेई वाले हैं। देखो देखो सर तो नीट देना चाहिए था। 10⁻⁷ जितने भी ये वाला भी नीट का है वैसे क्वेश्चन, देखना ये भी हो जाएगा, ट्राई करके आना आप, ठीक है। नीट वालों को जेई का क्वेश्चन दे रहे हैं। नीट वालों को ये तो मैं सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ तुम्हारे को होमवर्क अच्छे से, क्योंकि ना कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ना स्टार्टिंग करना आसानी से अच्छा लगता है, मतलब आसान क्वेश्चन से। तो अगर मैं खुद से मुश्किल करवा रहा हूँ तो तुम आसान तो खुद कर सकते हो ना, बहुत आसान, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना हो। तो फॉर्मूले वाले एक बार तुम होमवर्क करो, अगर वो तुमसे हो जाए तो फिर और मुश्किल दे देंगे। हाँ, लेकिन बोर्ड पे आसान वाले नहीं होंगे, बोर्ड पे आसान वाले सिर्फ तभी होंगे जब तुमसे वो ना हो पाए। क्लियर है? यस लगे बच्चे, जो तुम्हें मैं होमवर्क अभी तक देता आया हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ, दिशा पब्लिकेशन से ही देता आया हूँ, है ना। ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स के होते हैं वो, और जो और बुक्स होती है डीसी पांडे वो तो ज्यादातर मैं नीट के लिए फॉलो करता हूँ, जेई के लिए नहीं करता, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं जेई की, लेकिन मेन जो हम प्रीवियस ईयर्स के लिए यूज करते हैं वो दिशा वाली है। चलो क्लियर है? अब कर दे आओ रिकॉर्डिंग। Yes, sir. डाउट है तो पूछो। ये नीट वाले क्वेश्चन घर से करके आना, जेई वाले हम करा रहे हैं, और जेई इसके बाद जेई का होमवर्क दूंगा, ठीक है। Yes, sir.